क्या मसला हुआ, मतलब क्यों क्यों फेल हो गए, ऐसी क्या चीज हुई जिसकी वजह से लगता है कि यार पेपर फेल हो गया। पेपर को डिस्कस करते हैं ताकि समझ में आ जाए रैकअप चाह क्या रहा है, स्ट्रेटजी बना लेते हैं। आप मेरा यकीन करें, आपको पेपर के एंड में रियलाइज हो जाएगा कि 25 मार्क्स क्यों है। स्मार्ट क्लासेस किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकती हैं। बहुत सा बच्चा कह रहा है सर इनरोल्ड होना है, मैं उसको ये कह रहा हूं पहले सेशन लो ताकि गलतियां पता चले। वो क्या, वो चोरी नहीं करेगा। जब वो चोरी करेगा तो चोरी क्या है, फ्रॉड है। बिजनेस सर्विस विद क्लाइंट पूछता है, लोन्स एंड गारंटी पूछता है, बिजनेस रिलेशनशिप पूछता है, बिजनेस रिलेशनशिप में 2-3 सिनेरियोज है उसको पूछ रहा होता है, टैक्स की सर्विसेज को पूछ रहा होता है, इंटरनल ऑडिट पूछ रहा होता है। इस बार उसने क्या पूछ लिया। चलें बच्चों, पहले तो मुझे ये बताओ यार क्या मसला हुआ, मतलब क्यों क्यों फेल हो गए। थोड़े से अपने इश्यूज वगैरह बता दो, क्या चीजें हुई, ऐसी क्या चीज हुई जिसकी वजह से लगता है कि यार पेपर फेल हो गया। देखें, हमने तीन चीजों को काम करना है। पहली चीज, फेल क्यों हुए आप, सही है, ये हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। उसके बाद पेपर को डिस्कस करते हैं ताकि समझ में आ जाए रैकअप चाह क्या रहा है। और फिर तीसरी चीज, सबसे अच्छा काम ये कर लेते हैं हम स्ट्रेटजी बना लेते हैं। और इसके अलावा बच्चों देखें, सबसे ये जो मैं बार बार देख रहा हूं ना कि क्वेश्चन की समझ में नहीं आई कि क्वेश्चन हुआ क्या है। बस 3 चीजों का मेरे साथ एक काम कर लो। पहला काम हम ये कर लेते हैं, हम क्विकली क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लें। पहला काम ये कर लें ताकि पता चल जाए गलती हुई कहां पर है, ठीक है। आधा पौना घंटा इसके ऊपर लगाते हैं और साथ साथ इस पर टेक्निक्स पे काम करते हैं। नहीं, जो ये कह रहा है ना कि 25 मार्क्स आए थे, आप मेरा यकीन करें, आपको पेपर के एंड में रियलाइज हो जाएगा कि 25 मार्क्स क्यों है। सही है, अटेम्प्ट फुल पेपर बट फेल, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पेपर मेरे साथ आप डिस्कस कर लेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप पेपर में फेल क्यों है, ठीक है। पहला काम ये कर लेते हैं, हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा आईकैप चाह क्या रहा है, ठीक है। स्मार्ट क्लासेस किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकती हैं और किस तरीके से हमने लेके चलना है। और आखिरी चीज हम एक काम ये कर लेंगे कि क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के बाद साथ साथ मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करेंगे। और तीसरी चीज, हम एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बना लेंगे। बच्चों डन हो गया, ये काम कर लें जल्दी से। चलें बच्चों आ जाए। देखें, पहला सवाल हमारे पास कंपैरेटिवली बड़ा आसान था। जब ये सवाल हम पढ़ते हैं ना कि आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फ्रॉड रिस्क फैक्टर इन द गिवन सिनेरियो, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये होती है, तो जब सवाल आया ना आइडेंटिफाई डिस्कस द फ्रॉड रिस्क फैक्टर इन द गिवन सिनेरियो, तो ये वो सवाल है जो कि ऑलरेडी आईकैप आपसे बहुत बार पूछ चुका है, सही है। तो जब ये सवाल हमने देखा तो हमने कहा बड़ा कंपैरेटिवली आसान सवाल है, और जो कि आसान सवाल था। लेकिन इस सवाल के अंदर आईकैप ने 1-2 हरकतें ऐसी करी थी जहां पे बच्चे ने मार्क्स लूज करना स्टार्ट किया। Your firm has been appointed as a statutory auditor of Team Textile Limited for the year ending 31 March 2024. TTL operates an extensive network of retail outlets across the country. Recently, TTL has encountered challenges such as market saturation and declining profit margin within its sector. In response, TTL has implemented several cost reduction strategies which include reducing employee wages and benefits among other cost saving measures. अब ये जो आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं ना बच्चों, ये जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं हम, यहाँ पे मसला क्या है, कोई बताएगा? नहीं यार, गोइंग कंसर्न कहां आ गया? नहीं, जिनकी पहली आइटम है वो भी ले ले, मसला नहीं है, ताकि आइडिया हो जाए कि बच्चे गलती कर कहां पे रहे। यहां पे अगर आप देखें तो यहां सबसे बड़ा मसला ये है, किस चीज का मसला है? इंसेंटिव और प्रेशर है टू कमिट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सही है। इंसेंटिव और प्रेशर है टू कमिट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लेकिन ये जो अगली लाइन आ रही है ना, ये बड़ी खतरनाक है। कंपनी ने करा क्या कि कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजीज करी, जिसकी वजह से उसने अपनी सैलरीज, इंप्लॉय की सैलरी कम कर दी। अब जहां पे इसने इंप्लॉय की सैलरी को कम कर दी बच्चों, यहां पे 2 सिनेरियो निकल आए। पहला, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का। भाई जब आप एक इंप्लॉय की सैलरी को कम कर देंगे तो वो क्या करेगा? वो अपने घर के खर्चे पूरे कैसे करेगा? बच्चों मुझे एक बात बताएं, अगर आप एक इंप्लॉय की सैलरी को कम कर देंगे तो वो क्या करेगा? तो यहां पे जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट था। और सेकंड चीज, अगर हम एक और चीज देखें, नीचे लिखा हुआ है हाई इन्फ्लेशन रेट। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आईकैप चल कहां रहा है, बस थोड़ा सा ये समझ लें। यहां पे क्या लिखा हुआ? हाई इन्फ्लेशन रेट। जब हाई इन्फ्लेशन रेट होगी तो इंप्लॉय की एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि उसको इंक्रीमेंट कैसा मिलना चाहिए? जल्दी से बता दें। जब हाई इन्फ्लेशन रेट होगी तो बच्चों की नहीं, जो इंप्लॉइज होंगे, देखें अगेन आप फेक रेवेन्यू की तरफ जा रहे हैं जिम्मी भाई, फेक रेवेन्यू की तरफ ना जाएं। एक काम ये करते हैं, स्मार्ट हैंडआउट की तरफ रेफर करते हैं। और स्मार्ट हैंडआउट को अगर हम देखें तो हमारे पास जो फ्रॉड रिस्क होता है, जो हमारा फ्रॉड होता है, वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट से भी होता है। और हमारे पास जो फ्रॉड रिस्क होता है वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से भी होता है। 2 किस्म के फ्रॉड होते हैं ना, या तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगा या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होगा। बच्चों ऐसा ही है। तो आपने अपने आंसर में फोकस कहां पे करा? आपने अपने आंसर में सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस किया, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर। और सवाल में जो 8 नंबर में से 3 से 4 मार्क्स थे बच्चों, वो आपके मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के थे। अब कितने बच्चों ने 3-4 पॉइंट्स मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के लिखे और कितनों ने नहीं लिखे? बिल्कुल क्लियर रहे, ऑनेस्ट रहे यार, बिल्कुल क्लियर रहे, ऑनेस्ट, तभी गलतियां पता चलेंगी कि देखिए सवाल पिक नहीं हो रहा है। आप समझ आ रही है बच्चों मेरी बात? मैं आपके साथ पहले पेपर, बहुत सा बच्चा कह रहा है सर इनरोल्ड होना है, मैं उसको ये कह रहा हूं पहले सेशन लो ताकि गलतियां पता चले। जब कॉन्सेप्चुअली तुम सही नहीं हो,
और चीजों को याद किया हुआ है, तो इसका मतलब है, देखिए यहाँ पे दो चीजें बच्चों, अगर आप एम्प्लॉय की सैलरीज को कम करेंगे, अगर आप एम्प्लॉय की सैलरीज को कम करेंगे तो वो क्या, वो चोरी नहीं करेगा। जब वो चोरी करेगा तो चोरी क्या है, फ्रॉड है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं करेगा, मिस एप्रोप्रिएशन एसेट करेगा। जब हाई इन्फ्लेशन हो रही है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलेगा, मुझे बोनस भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन उसको वो चीज नहीं मिल रही है, उसको वो चीज मिल नहीं रही, उसकी सैलरी उल्टा और कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि वो अब आपके ऊपर लाजमी फ्रॉड करेगा, वो अपने फ्रॉड को रैशनलाइज करेगा। एटीट्यूड तो एक तरफ इंसेंटिव और प्रेशर है और एक तरफ एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन है। ये इस तरीके से पहले पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट करके लिखना था। और ड्राफ्टिंग में तो मसला था ही नहीं, ड्राफ्टिंग का तो हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा बच्चों। ये आज 240 का अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास तो इसका पूरा एक स्मार्ट हैंडआउट बना हुआ था कि सवाल से आपने सिर्फ फ्रॉड रिस्क फैक्टर को कॉपी करना था, उसके बाद उसको लिंक करना था कि वो इंसेंटिव है, अपॉर्चुनिटी है या एटीट्यूड है, और वो है क्या, वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है या वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। ये चीज तो हमने करी हुई थी। मतलब जो फैक्टर है उसकी वजह से वो करेगा क्या, वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेगा या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करेगा। क्या यहां तक बात समझ आ रही है बच्चों? तो यहां पे अपेरेंटली हुआ क्या कि जो 8 नंबर थे इसमें से 4 नंबर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के अपेरेंटली थे और 4 नंबर आपके पास थे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी अगर आप देखें तो कंपनी कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यूएशन मॉडल पे गई है। जब कंपनी कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यूएशन मॉडल पे गई है तो फेयर वैल्यूएशन में क्या इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ। जब तो एस्टिमेट्स, इसका मतलब है यहां पे मैनेजमेंट के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो फ्रॉड कर सकती है। क्या इस तरीके से बात समझ आती है? इसी तरीके से यहां पे उसने बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट का वर्ड यूज करा। जब बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट का वर्ड यूज करा तो इसका मतलब है कि अगेन इसके ऊपर एक एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो सकता है, अगेन साल के एंड में एक एडजस्टमेंट की गई है जिससे अपरेंट ये लग रहा है कि एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर। तो ये जो आपके पास सवाल में लिखा हुआ था यहाँ पे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट नहीं है, यहाँ पे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है बच्चों। तो अपेरेंटली पहला सवाल आसान था, मुश्किल नहीं था, लेकिन उसने अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो भी देखेंगे तो मैंने उसमें आपसे कहा था कि मिस एप्रोप्रिएशन एसेट लाजमी टेस्ट करेगा। और अगर आपने क्लासेस ली हुई हो तो हमारे पास जो फाइनल का एक सवाल था जिसके अंदर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी था और मिस एप्रोप्रिएशन एसेट था, उसको भी हमने करा था और उसको क्विज में भी रखा हुआ था कि एक ऐसा सवाल आके बना सकता है यार बिल एंड होल्ड का मतलब है, देखें अब्दुल रहमान साहब मैं माल बेचता हूं आपको, सही है, मैं जब माल बेचूंगा तो मतलब गुड्स डिलीवर्ड करूंगा तभी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी, तभी मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा। सीएफओ ने कहा कि भाई ये जो गुड्स पड़े हुए ना मैंने उसको अभी तक डिलीवर्ड नहीं किया है, लेकिन मैं इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुका हूं बिकॉज अरेंजमेंट बिल एंड होल्ड का है कि जी मैं उसको बिल कर दूंगा लेकिन इन्वेंट्री मेरे पास रहेगी। आप समझ रहे हैं इस चीज को? यार 8 मार्क्स के लिए आपको कम से कम 6 से 7 रिस्क लिखने थे जो कि आराम से सवाल में मौजूद थे। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? और देखिए थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना होता है। वैल्यूएशन मॉडल पे जाओगे, एस्टिमेट्स है, एस्टिमेट से होगा क्या, एस्टिमेट्स में कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाएगी, ज्यादा फेयर वैल्यू दिखाएगी, और जब ज्यादा फेयर वैल्यू दिखाएगी तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो गेन होता है वो पीएनएल में जाता है, तो इसकी वजह से पीएनएल ज्यादा हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करता हूं बच्चों, सही है? थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं कि गलतियां हुई कहां पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं डिस्कस करें तो कंसीडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। AA and company chartered accountant recently received an invitation to audit Polka Limited, a listed company. An examination of the company's shareholding structure revealed that a not-for-profit trust owns 3% of PL share. Azhar, a partner at the firm, served as an independent trustee on this trust audit committee. अब कोड ऑफ एथिक्स में बच्चा इतनी एक्सटेंसिव तैयारी करके जाता है, इतना मेजॉरिटी शोल्डर वाला भी पॉइंट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा हूं, ये तो वो पॉइंट है जो बच्चों ने लिख दिए, वो पॉइंट जो बच्चों नहीं लिख पाए और उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं ताकि गलती आइडेंटिफाई हो जाए। 3 घंटे का पेपर 30 मिनट में डिस्कस करना थोड़ा सा ट्रिकी है ना, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो नॉर्मली गलतियां हुई है वो आइडेंटिफाई हो जाए। क्लियर है अली जैदी साहब? अच्छा, इस सवाल में मसला क्या था भाई, कोई बताएगा? ये एक ऑडिट फर्म है, ऑडिट फर्म ऑडिट कर रही है पीएल का। एक एनपीओ है जो कि इस पीएल के 3% शेयर्स एक्वायर कर रही है। इस फर्म का जो पार्टनर है अजहर, वो इस एनपीओ पे एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, एनपीओ एज अ ट्रस्टी है और वो उस पे एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। ये क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया, ऐसा ही है भाई? हमने जो पढ़ा था अम्मी अब्बू के पास शेयर्स होंगे तब क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि भाई अगर बहन भाई के पास शेयर्स होंगे तब क्या करेंगे, ऐसा ही था ना। ये 1 सेकंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट के हैंडआउट पे है बच्चों। अगर हम फाइनेंशियल इंटरेस्ट को देखें तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या ये ऑडिट टीम मेंबर के पास है? नहीं। क्या ये इमीडिएट फैमिली मेंबर के पास है? नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्या फाइनेंशियल इंटरेस्ट अनइंटेंशनली मिला है? नहीं। क्या हमारे पास फाइनेंशियल इंटरेस्ट हेल्ड एज ट्रस्टी है? क्या ये वाला सिनेरियो है? क्या फाइनेंशियल इंटरेस्ट हेल्ड एज ट्रस्टी है बच्चों? जब फाइनेंशियल इंटरेस्ट हेल्ड एज ट्रस्टी है तो इसका मतलब है जब फाइनेंशियल इंटरेस्ट, यहां पे लिखा हुआ है क्लियरली, द फाइनेंशियल इंटरेस्ट सेक्शन शैल ऑल्सो अप्लाई टू अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एश्योरेंस क्लाइंट हेल्ड इन अ ट्रस्ट
फॉर विच द फर्म और इंडिविजुअल एक्ट एज ट्रस्टी। फर्म और इंडिविजुअल का वर्ड लिखा हुआ है भाई। इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि वो जो पार्टनर है आपकी फर्म का, वो जो वहां पे ट्रस्टी में एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठा हुआ है, तो वो फर्म ट्रस्टी नहीं है, फर्म ट्रस्टी नहीं है, लेकिन जो आपकी फर्म का पार्टनर है वो वहां पे एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठा हुआ है। तो क्या ये सिनेरियो अप्लाई हो जाएगा बच्चों? क्या ये स्मार्ट हैंड आउट है यार, ये स्मार्ट हैंड आउट है, सही है। ये ऊपर एक्सप्लेनेशन थी कि ये किस तरीके से थ्रेट क्रिएट होता है, और यहां पे इसके आगे 4 पॉइंट्स हमारे पास मेंशन है। मसला यहां पे क्या होगा, सवाल आसान है, सवाल मुश्किल नहीं है। मसला यहां पे ये है हमारे पास एक्सटेंसिव कवरेज का। क्लियर है भाई? यहां पे हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हमारी कवरेज ही कंप्लीट नहीं होती है। अगर आपकी कवरेज ही कंप्लीट नहीं होगी, हाउ इट इज पॉसिबल कि आप पेपर पास कर लें। हमेशा आईकैप ने फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पूछा, हमारा पेपर से पहले फोकस भी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे होता है। पेपर में क्या आ गया बच्चों, मेरे बच्चों, पेपर में क्या आ गया? पेपर में आ गया आपके पास मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ऐसा ही है भाई। उसके बाद आईकेप कोड ऑफ एथिक्स में आईकेप हमेशा आपसे लॉन्ग एसोसिएशन पूछता है, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप पूछता है, एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट पूछता है, रिसेंट सर्विस विद क्लाइंट पूछता है, लोन्स एंड गारंटी पूछता है, बिजनेस रिलेशनशिप पूछता है। बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर 2-3 सिनेरियोज है, उसको पूछ रहा होता है, टैक्स की सर्विसेज को पूछ रहा होता है, इंटरनल ऑडिट पूछ रहा होता है। इस बार उसने क्या पूछ लिया, फाइनेंशियल इंटरेस्ट के अंदर जो ट्रस्टी का कॉन्सेप्ट किसी कोने में लिखा हुआ था, वहां जाके उसने 8 नंबर का पेपर आपसे एग्जामिन कर लिया। तो आपकी पढ़ाई तो बिल्कुल सही होगी, चीजें तो बिल्कुल सही होगी, बट द पॉइंट इज कि जब तक आपकी कवरेज 100, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि यार देखें, एक तो मसला वो है कि सवाल ट्रिकी था, दूसरा ये सवाल ट्रिकी नहीं था, ये सवाल वो था जो आईकेप ने आज तक पूछा नहीं था। और जब आईकेप ने कोई चीज आज तक पूछी नहीं आपसे और आपने अगर फॉर एग्जांपल उनके ऊपर फोकस नहीं किया और फोकस उन एरियाज के ऊपर किया हुआ, तो उसका मतलब अब आप ये देखें ना, अब ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट का ये हैंड आउट है यार, ये एक हैंड आउट है फाइनेंशियल इंटरेस्ट का। इसके अंदर जितने सिनेरियोज हमारे आईकेप के कोड ऑफ एथिक्स में कवर्ड हुए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे कवर्ड है, वो सारे के सारे यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट के नाम से A to Z चीजें हमने सिनेरियो को कवर की हुई थी। और रीजन ये था कि यार बच्चा पढ़ ले एटलीस्ट, ताकि अगर पेपर में सवाल है तो उसको पता तो हो कि वो कॉन्सेप्ट है क्या। अगर कॉमन क्लाइंट वाला सिनेरियो था, पॉसिबल है कि यहां तक क्लियर है बच्चों, और फिर एंड में इसके पास एक समरी थी। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि यार देखें, कवरेज अगर 100% नहीं होगी, चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो पेपर में फेल होना बनता है। फिर अब 8 नंबर का ये सवाल, 8 नंबर का ये सवाल, तो 16 नंबर का सवाल है यार। हार्डली मैंने 4 से 5 नंबर अगर सिक्योर किए हो बच्चों, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि मैं पास कर जाऊंगा। सही। और अभी आगे चलते हैं। ये वाला सवाल जब हमने पढ़ा तो हमने कहा यार ये तो बड़ा जबरदस्त सवाल आ गया ना। इस सवाल में कौन सा सिनेरियो अप्लाई हो रहा था बच्चों? Usman, serving as the head of human resource at Iqbal and Company Chartered Accountant, recently proposed that the firm may consider accepting an audit engagement for an e-commerce store. This store is operated by the Usman wife, who holds the position of CEO. हाँ भाई प्यारे बच्चों, बड़ा जबरदस्त सवाल पढ़ के सबने बोला फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। ऐसा ही है भाई, सबने सवाल पढ़ के बोला फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। लेकिन मसला ये कि उस्मान कौन है भाई? उस्मान की बेगम वहां पे CEO है। उस्मान साहब कौन है? उस्मान साहब पार्टनर है, उस्मान साहब डायरेक्टर है, उस्मान साहब सीनियर मैनेजर है, उस्मान साहब मैनेजर है, उस्मान साहब सोलमेट है। लांती, उस्मान साहब इस सवाल में क्या है? उस्मान साहब हेड ऑफ HR है। सही है जी, उस्मान साहब जो है वो हमारे पास हेड ऑफ HR है। क्या हेड ऑफ HR ऑडिट करता है? क्या हेड ऑफ HR मेरे प्यारे बच्चों ऑडिट करता है? नहीं, हेड ऑफ HR तो ऑडिट नहीं करता। तो इसका मतलब थ्रेट ही नहीं है। जब थ्रेट ही नहीं तो सवाल तो 6 नंबर का है। लेकिन अगर मैं चलूं फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप में, तो अगेन ये फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप का स्मार्ट हैंड आउट है, जिसके अंदर जितने सिनेरियोज कवर हो सकते हैं वो सारे सिनेरियो कवर करें। और उसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें एक हैंड आउट था 4 सिनेरियोज का। पहला, मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम हैज क्लोज रिलेशनशिप विद अ पर्सन। मेंबर ऑफ द टीम, क्या ये उस्मान साहब जो थे, क्या ये मेंबर ऑफ द टीम है? क्या ये वाला सिनेरियो अप्लाई होगा मेरे बच्चों? जल्दी छेती। नहीं सर, ये वाला सिनेरियो तो अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, क्या ये इमीडिएट फैमिली मेंबर ऑफ ऑडिट टीम मेंबर है? क्या उस्मान साहब ऑडिट टीम मेंबर है? इमीडिएट फैमिली मेंबर तो है। अच्छा भाई, ये सिनेरियो भी अप्लाई नहीं होगा। अच्छा भाई, क्या ये क्लोज फैमिली मेंबर है? क्या ये क्लोज फैमिली मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम है? सर, ये वाला सिनेरियो भी अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, क्या ये इमीडिएट फैमिली मेंबर ऑफ एन ऑडिट टीम मेंबर है जो कि वहां पे डायरेक्टर है? सर, वहां पे डायरेक्टर CEO तो है, लेकिन क्या ये इमीडिएट फैमिली मेंबर ऑफ ऑडिट टीम मेंबर है? सर, ये सिनेरियो अप्लाई नहीं होगा। अब आखिरी चीज में लॉ आपसे कहता है बिटवीन पार्टनर और एम्प्लॉई ऑफ द फर्म हु इज नॉट द मेंबर। क्या यहां तक बात समझ आती है भाई? यहां देखें लॉ खूबसूरत कितना है कि वो आपसे वर्ड यूज क्या करता है कि जी बिटवीन पार्टनर और एम्प्लॉई ऑफ द फर्म हु इज नॉट द मेंबर। क्या मैं उजैर साहब को जो हेड ऑफ HR है, क्या उसको एम्प्लॉय की डेफिनेशन में शामिल कर सकता हूं? और क्या मैं कह सकता हूं कि वो मेंबर नहीं है? अब यहां बच्चों मसला क्या है, सुनिएगा मेरी बात को, खुदा का वास्ते सुनिएगा। जब तक आप ये शॉर्टकट्स लेंगे ना पढ़ने के लिए, जब तक आप शॉर्टकट्स लेंगे, सही है, मतलब होता क्या है कि फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप में हमने सिर्फ इतना पढ़ लिया कि ये थ्रेट्स होते हैं, बस। सही है, ये थ्रेट्स होते हैं और ये 2 सेफगार्ड्स होते हैं।
कुछ भी आ जाए ये लिख देना, कुछ भी आ जाए ये लिख देना, कुछ भी आ जाए ये लिख देना। जब तक आप लॉ को पूरा नहीं पढ़ेंगे और लॉ के एक एक वर्ड, अब नॉर्मली इस चीज को किताबों में प्रिसाइज करने के लिए, शॉर्टकट करने के लिए, छोटा करने के लिए नॉर्मली होता क्या है, ये वर्ड गायब हो जाता है बच्चों, समझ आ रही है? नॉर्मली होता क्या है, ये वर्ड है ना गायब हो जाता है। जब ये वर्ड गायब हो जाता है ना तो इसका मतलब है सिनेरियो ही गायब हो गया। और जब सिनेरियो गायब हो गया और पेपर में उसने एग्जैक्टली वही, मतलब ये इतना बड़ा लॉ, इतना बड़ा लॉ, लेकिन सवाल आया कहां से भाई? सवाल आया कहां से मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो, सवाल आया कहां से? सवाल सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड से आया, और एम्प्लॉय। मेरे बच्चों यहां पे बात समझ आती है? और इसके ऊपर फाइनल के सवाल भी थे जो हमने क्लास में किए थे, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे फाइनल के सवाल थे जो कि हमने क्लास में किए थे। तो इसका मतलब यह है कि मैं इसको याद भी कर लूं, मैं इसको रट्टा भी लगा लूं, मैं इसके ऊपर चीजें भी इतनी कर लूं, लेकिन जब तक आप लॉ को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप समझेंगे नहीं कि वो कोड ऑफ एथिक्स आपसे चाह क्या रहा है, वो सिनेरियो क्या चाह रहा है, ठीक है, वो किस, तो इसका आंसर था क्या? इसका आंसर यह था कि सबसे पहले आपने ये 3 थ्रेड्स लिख देने थे कि भाई इससे मेरे ये 3 थ्रेड्स क्रिएट हो जाएंगे, सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी और इंटिमिडेशन थ्रेड। 6 नंबर का सवाल है ना, 3 थ्रेड्स लिखे आप कि भाई इससे मेरा सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी और इंटिमिडेशन थ्रेड क्रिएट हो जाएगा। चूंकि उस्मान साहब और उजैर साहब जो भी हैं ये एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं है, ये हेड ऑफ एचआर है, तो इसका मतलब है ये वाला सवाल अप्लाई हो जाएगा, ये वाला सिनेरियो अप्लाई हो जाएगा कि ये जो फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप है ये बिटवीन द एम्प्लॉय ऑफ द फर्म है जो कि ऑडिट टीम का मेंबर नहीं है, तो ये सिनेरियो कवर है। तो फिर उसके बाद आपने स्ट्रक्चरिंग द पार्टनर्स / एम्प्लॉय रिस्पांसिबिलिटी टू रिड्यूस एनी पोटेंशियल इन्फ्लुएंस ओवर द ऑडिट एंगेजमेंट। ये जो एचआर का बंदा होगा ये इस एंगेजमेंट टीम की अप्रेजल्स, बोनस, इंक्रीमेंट को डिसाइड नहीं करेगा। आपने रिस्पांसिबिलिटीज को इस तरीके से रिस्ट्रक्चर करना होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? अब हम 30 नंबर का पेपर डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, और जो बच्चा रोता है ना कि 100 का अटेम्प्ट किया 25 है, 100 का अटेम्प्ट किया 25 है, आप मुझे ईमानदारी से बताएं 30 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं यार, बनते हैं 25 नहीं बनते भाई। तो आपने एनालाइज करना था और इवेल्युएट करना था सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेड को। क्लियर है मेरे बच्चों? तो अगर आपसे वो सिग्निफिकेंस पूछ रहा है तो सिग्निफिकेंस के लिए आपके पास ये वाला पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही है कि डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटीज ऑन द ऑडिट टीम, द रोल ऑफ द फैमिली मेंबर एंड द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप। ये वाप साहब देखें, मैं आप जिससे पढ़ रहे हैं जिससे नहीं पढ़ रहे हैं ये आपका मामला है, सही है। हर शख्स यहाँ पे मेहनत करता है भाई, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके अंदर के, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपके टीचर में क्या गलतियां हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाए इन चीजों के ऊपर, सही है ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने जिस बुक से पढ़ा है उसमें क्या गलतियां हैं, मेरी ये इंटेंशन है ही नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपसे क्या गलतियां हुई हैं, समझ आ रही है? अगर आप इस तरह की गलतियां करेंगे तो इसका मतलब है पेपर को पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है मेरे भाई। एक टीचर ने 16 सवाल की प्रैक्टिस करवाई, 17वां सवाल नहीं कराया, पेपर में वो आ गया, आप उसको गालियां दें, ये गलत है मेरे बच्चों। जो आपसे गलतियां हुई हैं उसको आइडेंटिफाई कर ले। मैं इस सेशन का पर्पस ये है कि हम गलतियों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, हमसे गलतियां हुई कहां पर है। चले बच्चों आगे पढ़े। वहीद के पास मिल जाती है भाई, प्लस ये स्मार्ट हैंडआउट सारे के सारे वन ड्राइव में है। अच्छा भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे बच्चों आ जाओ, बड़ी अभी अगले 2-3 सवाल में और जलील होना है हमने, सही है। सब आ जाए मेरे प्यारे बच्चों। Your firm serves as auditor of Apollo Limited for the year ended 31 December 2023. Apollo Limited operates within a specialized market of small private jet planes, catering primarily to the large corporate clients and high net worth individuals through its chartered flight service. The fleet consists of 6 Gulfstream aircraft models along with the helicopter. Some major airports restrict the operation of Gulfstream aircraft due to the concern over the harmful emission and noise pollution. This restriction poses operational challenges for AL in accessing certain airports. Adding to the complexity, aviation authorities in Pakistan issued a notification on 30 December 2023 stipulating that these Gulfstream aircrafts must be phased out by 30 June 2024. भाई, evaluate the impact of the notice issued by the aviation authority on the audit of AL. Also suggest the relevant audit procedure. भाई सबसे कितने लोगों ने सबसिक्वेंट लिखा यार? वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, उसको क्या डिस्कस करना है वाप साहब? वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, टाइम कम है, हम थोड़ा सा अच्छे सवाल डिस्कस कर लेते हैं ना। भाई कितने लोगों ने सबसिक्वेंट लिखा? बच्चों कितने लोगों ने सबसिक्वेंट लिखा था यार? जल्दी जवाब दें। 31 दिसंबर ईयर एंड है, 30 दिसंबर को नोटिफिकेशन इशू हुआ है। सबसिक्वेंट कहां से हुआ? हुसैन साहब, एहतशाम साहब, आप समझने की कोशिश करें मेरे बच्चों। आपके पास कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं और नोटिफिकेशन ये आया है कि जी अब ये जहाज नहीं उड़ेगा, सही है, जहाज को लैंड करते हैं, अब ये जहाज नहीं उड़ेगा और ये फेज आउट करते हैं, अब ये दुबई में नहीं उड़ेगा। इसका मतलब है क्या ये जहाज इंपेयर्ड हो गया? अच्छा, जब जहाज उड़ेगा नहीं तो क्या पैसे आएंगे? अच्छा भाई, जब पैसे ही नहीं आएंगे तो क्या कंपनी चल सकती है? तो कंपनी क्या उड़ाएगी? जब जहाज ही नहीं उड़ा तो कंपनी क्या उड़ाएगी? तो इसका मतलब है जो 12 नंबर का सवाल था जिसमें वो आपसे पूछ रहा है कि इवैल्यूएट करें और प्रोसीजर बताएं, तो इवैल्यूएशन के अंदर हमारे पास मेरे बच्चों पीपी की इंपेयरमेंट है
और गोइंग कंसर्न है। ये जो सवाल आपके पास आया है, इसके अंदर दो सिनेरियोज हैं प्यारे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो इन दो सिनेरियोज को आपने डिस्कस करना था इस सवाल में। इन दो सिनेरियो को डिस्कस करना था। सब्सिक्वेंट इवेंट अप्लाई नहीं होगा, पीपी की इंपेयरमेंट अप्लाई होगी और गोइंग कंसर्न। अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें इस चीज को, तो ये गोइंग कंसर्न का स्मार्ट हैंडआउट था, जिसमें हमारे पास ये गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर्स थे। और अगेन हमारे पास जो प्लांट एंड मशीनरी है, उसमें आग लग जाए, टेक्निकल इश्यू हो जाए, किसी भी रीजन की वजह से वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं चल सकती, इवेंट ऑफ कंडीशन है। और इवेंट ऑफ कंडीशन के बाद इवैल्यूएशन में इवेंट ऑफ कंडीशन लिखना था और उसके बाद ये प्रोसीजर्स आपने मेंशन करने थे। इसी तरीके से अगर मैं पीपी का स्मार्ट हैंडआउट आपके साथ डिस्कस करूं, तो पीपी का स्मार्ट हैंडआउट मेरे बच्चों, क्या मसला हमारे पास कंप्लीटनेस का है? पीपी की कंप्लीटनेस का है सर? क्या मसला एग्जिस्टेंस का है मेरे बच्चों? क्या मसला राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का है बच्चों? किस चीज का मसला है? वैल्यूएशन का। तो वैल्यूएशन के इतने सारे प्रोसीजर है। क्या हमारे पास मसला यहां पे कॉस्ट का है मेरे बच्चों? जल्दी से बता दें, क्या मसला यहां पे हमारे पास कॉस्ट का है? नहीं। क्या मसला हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का है? नहीं। क्या मसला हमारे पास रीवैल्यूएशन मॉडल का है? नहीं। किस चीज का मसला है मेरे बच्चों? किस चीज का मसला है? ये इंपेयरमेंट के चार प्रोसीजर। सवाल पिक करना बड़ा मुश्किल है, सही है। और देखें यहां पे दो मसले हैं। जिस बच्चे ने सवाल पिक कर भी लिया, अच्छा मुझे ईमानदारी से पता है कितने लोगों ने पीपी की इंपेयरमेंट और गोइंग कंसर्न पिक नहीं किया? तो देखें यार बच्चों, समझ आ रही है जिन लोगों ने, और कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने सब्सिक्वेंट इवेंट लिख दिया था बिल्कुल ईमानदारी से, कोई मसला वाली बात नहीं है। सब्सिक्वेंट इवेंट किसने लिखा था मेरे बच्चों? क्यों ऐसा कर रहे हैं? सब्सिक्वेंट इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद का इवेंट होता है। यहां 30 जून 2024 लिख दिया, 30 जून 2024 ने लिख दिया, तो आपने कहा सब्सिक्वेंट इवेंट। आप थोड़ा सोचे ना यार मेरे बच्चों, थोड़ा सा आप देखें ना क्या कर रहे हैं यार। 30 दिसंबर, तो इस पूरे सवाल में एक डेट ऐसी थी जो कि आपको इस चीज की गवाही दे रही है कि सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है। आपने उसी डेट को पता नहीं उड़ा दिया ना, हेलीकॉप्टर में उड़ा दिया। नहीं, लिटिगेशन क्लेम नहीं आएगा, बिकॉज पहले जब वो जहाज उड़ा रहा था तो उस वक्त जहाज उड़ाना हलाल था, सही है। बाद में ये लॉ पास हुआ और उसमें लॉ में ये कहा गया कि अगले 6 महीने के अंदर अब आप इस चीज को खत्म करें। बच्चों क्लियर है? थोड़ा सा और आगे आते हैं भाई। अब देखें यार, ये जो हमारे पास सवाल था 8 नंबर का, सब याद करते हैं, ओनरशिप सब याद करते हैं, गवर्नेंस सब याद करते हैं, रेगुलेटरी सब याद करते हैं, इंडस्ट्री फैक्टर। लेकिन उसे सवाल में पूछा क्या कि आप ऊपर वाली चीजों को किस तरीके से डिस्कस करेंगे, आप क्या कंसीडर करेंगे जब आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे आइजा 315 के हिसाब से। हम ये एक्सपेक्ट करके बैठे होते हैं आइजा 315 में ऑडिट रिस्क आएगा, सही है। हम समझ रहे होते हैं आइजा 315 में वो हमसे ऑडिट रिस्क पूछेगा। हम समझ रहे होते हैं कि यार वो हमसे है ना क्या कहते हैं रिस्क की ड्राफ्टिंग पूछ लेगा। इस बार उसने 315 में इस चीज के ऊपर, जो अंडरस्टैंडिंग वाला एलिमेंट था, इसके ऊपर से सवाल पूछ लिया। तो इसमें सबसे पहली चीज आपने क्या करनी थी, ऊपर सवाल को नीचे लिंक करना था। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये कौन सी एंटिटी है? फार्मास्यूटिकल है। तो फार्मास्यूटिकल है, तो फार्मास्यूटिकल के ऊपर क्या अप्लाई होता है मेरे बच्चों? फार्मास्यूटिकल के ऊपर क्या अप्लाई होता है? रेगुलेटरी से लिंक हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल के ऊपर क्या अप्लाई होता है? लॉज एंड रेगुलेशन। तो आपने अंडरस्टैंड करना था लॉज एंड रेगुलेशन को। फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर चूंकि हाईली रेगुलेटेड एंटिटी है, तो इसके ऊपर कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन है, और क्या किसी लॉज एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस हुई है कि नहीं हुई। अच्छा, पता कैसे चलेगा नॉन कंप्लायंस हुई है कि नहीं हुई? तो इसके लिए आप काम ये कर सकते हैं कि आप इंक्वायरी कर सकते हैं। किससे इंक्वायरी कर सकते हैं भाई? लॉ का मसला है तो किससे इंक्वायरी करें? लॉ का मसला है, मार्केटिंग के बंदे से इंक्वायरी कर लूं। इंक्वायर विद द इन हाउस लीगल काउंसिल। क्या यहां तक बात समझ आ रही है बच्चों? तो इसको इस तरीके से हमने लिखना था, सोचना था, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करना था, दूसरे पॉइंट को तीसरे पॉइंट से कनेक्ट करना था, और उसके बेसिस पर हमने लिखना था इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, ओनरशिप स्ट्रक्चर। तो कंपनी का ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? कंपनी का ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, या कंपनी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है? द कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाइज इन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ फैमिली मेंबर। तो इसका मतलब ये फैमिली ओन्ड बिजनेस है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर में पहली चीज ये आ गई कि फैमिली ओन्ड बिजनेस है। मुझे एक बात बताएं, जब हम इंटरनल कंट्रोल पढ़ते थे तो हम इंटरनल कंट्रोल में कंट्रोल एनवायरनमेंट पढ़ते थे, तो कंट्रोल एनवायरनमेंट हम कहते थे कि पार्टिसिपेशन बाय दोज विद गवर्नेंस। तो यहां पे जब आप गवर्नेंस स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग लेंगे प्यारे बच्चों, तो आप ये देखेंगे कि भाई ये जो लोग हैं क्या ये इंडिपेंडेंट है, क्या इनके पास कॉम्पिटेंसी है, क्या ये पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, साल में 4 बार मिल रहे हैं, 6 बार मिल रहे हैं, 8 बार मिल रहे हैं। क्या ये चीज आपको याद आ रही है जो हम 315 में पढ़ते थे कि कंट्रोल, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग हम कंट्रोल एनवायरनमेंट। भाई 315 का जब सवाल है तो ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। और इंटरनल कंट्रोल का पहला एलिमेंट हुआ करता था कंट्रोल एनवायरनमेंट। और कंट्रोल एनवायरनमेंट में सबसे पहली चीज ये कहता था कि भाई कंट्रोल एनवायरनमेंट आप देखें टोन फ्रॉम द टॉप कैसी है, क्या दोस्त विद गवर्नेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोस्त विद गवर्नेंस की क्वालिफिकेशन क्या है, दोस्त विद गवर्नेंस का एक्सपीरियंस क्या है, दोस्त विद गवर्नेंस इंडिपेंडेंट है भी या नहीं, दोस्त विद गवर्नेंस पूरे साल में कितनी बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो ये जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर वाली बात थी,
ये इंटरनल कंट्रोल से लिंक हो रही थी। अपेरेंटली मुझे लगता है सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस इस सवाल में रही होगी बच्चों की, क्योंकि नॉर्मली चीजें याद कर लेते हैं, चीजों को देख लेते हैं, एक बार घुमा लेते हैं, लेकिन ये सोचते नहीं है कि यार इसका मकसद क्या है, ये चीज लिंक कहां से होती है। गवर्नेंस ओनरशिप स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग लूंगा, सही है। जब ओनरशिप स्ट्रक्चर मुझे पता चल गया मेरे ओनर कौन है, तो अगली चीज जो कि लिंक हो सकती थी वो रिलेटेड पार्टी से लिंक होते थे कि जी ओनरशिप स्ट्रक्चर में ये, अगर ओनरशिप स्ट्रक्चर है तो इनके साथ क्या कोई ट्रांजैक्शन हुई है, इन रिलेटेड पार्टीज के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुई है क्या, ये आपके मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जो है इनके साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है, और क्या ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी बैठे हुए हैं तो क्या इनके साथ कोई ट्रांजैक्शन हुई है। तो हमारा फोकस होता है कि हम ऑडिटर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सही बात भी ये करते भी हैं, ठीक है। पेपर में आके क्या पूछ लेता है आपसे, तो जब तक आपको अच्छा ऑडिटर्स निकलते इन्हीं चीजों से, तो वो एक स्टेप पीछे क्या, और एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि यार मुझे बताओ तो कि तुम्हें पता भी है कि ओनरशिप की अंडरस्टैंडिंग क्यों लेते हैं। आप फर्म वगैरह में जाएं, प्लानिंग के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भरें, जब हम रिस्क की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं सबसे पहले से हम यही भर रहे होते हैं, ओनरशिप स्ट्रक्चर और गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इसके बारे में डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं। बच्चों की यहां तक बात समझ आती है। क्वेश्चन 5A कंपैरेटिवली आसान था, क्वेश्चन 5A कंपैरेटिवली आसान था। इसके अंदर जो आपके पास वो कह रहा था कि जी कोल माइनिंग की जो वेट की वैल्यूएशन करनी है उसके लिए तो एक्सपर्ट की जरूरत बिल्कुल सही है, लेकिन जब उसकी जो एनआरवी टेस्टिंग करनी है उसके लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। क्या यहां तक बात समझ आती है? ये सवाल देख ले एक बार बच्चों। लेकिन सर 7 नंबर का सवाल था, डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट टीम डिसीजन टू इन्वॉल्व ऑडिट एक्सपर्ट। अब 7 नंबर के सवाल में क्या पॉइंट 7 नंबर के लिखे थे, इसके यहां पे देखें। अच्छा जितने भी सवाल हम डिस्कस करें वहां पे ड्राफ्टिंग तो इंपॉर्टेंट है कि चीजों को लिखना कैसे है। आंसर तो चले सही है, मैंने ये लिख दिया था, मैंने ये लिख दिया था, लेकिन बात यह कि उसको लिखा किस तरीके से था। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा। अच्छा ये जो एक्सपर्ट का सवाल आया था इसके अंदर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी बच्चों, 2 से 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। 7 नंबर के सवाल में सबसे पहला काम आपने ये करना था कि आपने एक्सपर्ट की डेफिनेशन बतानी थी, कि एक्सपर्ट की डेफिनेशन आपने बतानी थी कि भाई वो बंदा अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, ये समझिएगा मेरी बात को, अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। तो आपने कहा यार जो वेट वाला काम है ना, ये जो वेट करना है कोल को, ये अकाउंटिंग मैटर नहीं है, ये ऑडिटिंग मैटर नहीं है, सही है। कि ये एक फॉर एग्जांपल बोरे के अंदर कितने कोल्स पड़े हैं, इसकी पूरी मेजरमेंट्स वगैरह होती हैं, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। इस काम के लिए मैं उसको यूज कर सकता हूं। और क्यों यूज कर सकता हूं? बिकॉज इसलिए यूज कर सकता हूं बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स है, यहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है और इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भी इन्वॉल्व है। ये 3 पॉइंट्स आपने लिखने थे, समझ आ रही है बात। डेफिनेशन से पहले आपने बताना था कि एक्सपर्ट है क्या, उसके बाद आपने ये बताना था कि जी ये चीज जो है ना इसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, बिकॉज सवाल में लिखा हुआ है मटेरियल है और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी इन्वॉल्व है, देयरफॉर यहां पे डिसीजन सही है। जो दूसरी चीज थी सवाल के अंदर कि भाई ये तो हमारे पास जो हमारे पास स्टॉक है इसकी एनआरवी टेस्टिंग भी हम एक्सपर्ट से कराएंगे, क्या इसका सेंस बनता है? नहीं। तो इसको कैसे लिखना था? आपने कहा था भाई ये तो ऑडिटिंग मैटर है और इसके ऊपर तो ऑडिटर डायरेक्टली सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पे आपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के सब्सटेंटिव प्रोसीजर मेंशन करने थे। आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर इन्वेंट्री के लिखे थे, आपने यस या नो में, एमसीक्यू थोड़ी है यार, वो एक्सप्लेन करने की बात। इतना आसान सवाल एक्सपर्ट का, और मैं पेपर से निकला, आईकैप की बिल्डिंग से निकला और मैंने कहा दोस्त से, भाई पहले वाले में तूने क्या लिखा? उसने कहा भाई इसमें तो एक्सपर्ट होगा, और दूसरे वाले में उसमें एक्सपर्ट नहीं होगा। जानी जबरदस्त, मैं और तू भाई भाई है, मैं और तू भाई भाई, मैंने भी यही लिखा। तीसरे से पूछा उसने भी यही लिखा, चौथे से पूछा उसने भी यही लिखा। और भाई सिर्फ मतलब कंक्लूजन के मार्क्स थोड़ी है यार, आपने उसको देखे। ये जो यस और नो वाली चीज होती है ना, ये यस नो वाली चीज होती है, उसमें आपने एक्सप्लेन करना होता है। एक्सपर्ट की डेफिनेशन है कि भाई एक ऐसा बंदा जो कि अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग हो और उसमें वो आपको हेल्प करे टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और आप एक्सपर्ट की नीड कब होगी? आपको एक ऐसे एरिया के ऊपर जो मटेरियल है ऑडिटिंग अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं और उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसेस में ज्यादा है। ये पॉइंट आपने पहले सिनेरियो के लिए लिखने थे। दूसरे लिए आपने लिखना था कि भाई नहीं, ये तो इसके ऊपर तो ऑडिटर डायरेक्टली सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल बाय चेकिंग दी सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस, कि ये कॉल सब्सिक्वेंटली सेल कितने में हुआ, तो मैं सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस देख सकता हूं इसकी। मैं कोल की एजिंग ऑब्टेन कर सकता हूं ताकि पता चल जाए कितना ओल्ड और ऑब्सोलीट एज वो है। मेरे बच्चों तो आप खुद सोचें ना, ये जो आपको सवाल आया है क्या ये वाकई में आपको यस नो के साथ नंबर देगा? अब ये वो सवाल है जिसको मुझे नहीं, मैं नहीं समझता कि इसको डिस्कस करना चाहिए। लेकिन आप देखें इन सवालात के अंदर भी ड्राफ्टिंग का इशू है।
तो एक्सपर्ट का पूरा हैंड आउट याद भी है, चीजें भी हैं। जब तक आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं होगी ना बच्चों, मैं बार बार कहता हूँ ड्राफ्टिंग का एक स्ट्रक्चर होता है, सही, कौन से पॉइंट कब लिखने हैं, किस तरीके से लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप उसको मिस कर जाते हैं यार, आप शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। आप कहते हैं यार यहाँ पे मुझे आसान लग रहा है, ये मुझे आसानी से समझ में आ रहा है, मैं इसको कवर कर लेता हूँ, सही है। आप एक चीज भूल ही जाते हैं कि यार एक्सपर्ट का स्टैंडर्ड हमारे पूरे सिलेबस में सबसे आसान स्टैंडर्ड है, लेकिन उसके बावजूद अगर 7 नंबर का सवाल वहां से आ रहा है और आपने नहीं पढ़ा हुआ उसको और आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए, आपने सवाल पिक भी कर लिया। देखिए अब तक हम जो सवाल पढ़ रहे हैं थोड़ा समझिएगा बच्चों, यहां पे मेरी एक बात सुना, मैं एक सवाल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद ये एक सवाल डिस्कस करें। पॉइंट बी, क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट बी, योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ मलिन लिमिटेड। ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस मलिन लिमिटेड नोटिफाइड द ऑडिट टीम दैट इट्स ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हैज आल्सो बीन गिवन द रिस्पांसिबिलिटी फॉर मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इट्स सब्सिडियरी Valika Limited. The decision was made because of operational costs associated with the running the human resource department of ML are relatively minimal. Considering the scale of ML business operation, consequently ML has not considered this transaction while preparing its financial statement. सवाल की रिक्वायरमेंट है, एनालाइज करो और रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन बताओ, सही है मेरे प्यारे बच्चों, एनालाइज करो और रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन बताओ, जल्दी जल्दी भाई एनालाइज करो और रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन बताओ। प्यारे बच्चों ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी अगर आपस में कोई ट्रांजैक्शन कर रही है। अब बच्चों ने एनालाइज में लिखना क्या था, एनालाइज में 2 चीज लिखनी थी, ये होल्डिंग है, सब्सिडरी है। होल्डिंग और सब्सिडरी के दरमियान एक ट्रांजैक्शन हुई है जो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, पहले एनालाइज लिखना था। फिर एनालाइज में एक और चीज लिखनी थी कि रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन हुई है तो IS 24 कहता है कि ये डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए। और फिर आपने एक और चीज ये लिखनी थी कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हुई है उसको ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी है, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको कम्युनिकेट नहीं करा है, और फिर आपने उसको रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन बतानी थी। हम एज 550 में चलते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने किया था जिसके अंदर हमने रिलेटेड पार्टी की स्कोप लिमिटेशन लिखी थी, जिसमें हमने रिलेटेड पार्टी के ऊपर रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन लिखी थी। ये स्मार्ट हैंडआउट है इसका। IFRS क्या कहता है, FS में क्या हुआ है, क्या ये मिस स्टेटमेंट, हाँ जी मिस स्टेटमेंट, क्या ये मटेरियल है, हाँ जी मटेरियल है, तो इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी, ये इसकी सारी इंप्लीकेशन होगी। आप थोड़ा समझे, कितने लोगों ने आरपी पिक नहीं करा। अब देखे ना ये 8 नंबर के सवाल, अब कितना अच्छा आरपी आपने याद किया, कितने अच्छे पॉइंट्स क्रैम किए, कितना रट्टा लगाया, कितनी चीजें करी, और एक ही सवाल को डिफरेंट 10 एंगल से भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। बट द पॉइंट इज कि यार जब आपको यही नहीं पता कि IS 24 अप्लाई कब होगा और किस सिनेरियो में अप्लाई होगा, और अगर IS 24 अप्लाई हो गया तो इसकी वजह से ISA 550 अप्लाई हो जाएगा, और जब ISA 550 अप्लाई हो जाएगा तो ISA 550 के अंदर ये सारी चीजें, इसमें से कौन सी चीज अप्लाई होगी। अगर तैयारी इस तरीके से नहीं करी तो मुझे बताना पेपर कैसे पास होगा। मैं भी एक कंपनी ऑडिट कर रहा था, तो कंपनी यूके में थी और हमेशा से यूके में ही कंपनी थी, सही है। यूके का आपको सबको पता है कि यूके यूरोप से एग्जिट कर गया है। जब यूके यूरोप से एग्जिट कर गया और आयरलैंड में टैक्स रेट बहुत कम थे, तो वो कंपनी ऐसे ही सिर्फ एक आयरलैंड में एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, सही है। काम सारा यूके में हो रहा है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट आयरलैंड में किया हुआ है सिर्फ इसलिए ताकि टैक्स की सेविंग हो जाए। सिर्फ बरमुदा वगैरह में हमारे पास अक्सर आपने देखा होगा। अब यहाँ पे कंपनी एक अलग बना दी, सब्सिडी बना दी, होल्डिंग बना दी आयरलैंड में, असल कंपनी बैठी यूके में, काम सारा वहां से हो रहा है और ये सर्विसेज वगैरह शेयर कर रहे थे। तो हमने एग्जैक्टली ये चीज आइडेंटिफाई करी कि भाई अब तो ये 2 अलग कंपनी है, सही। अब मैनेजमेंट समझा के थक गई कि भाई आप समझने की कोशिश करें, पर्पस ये है, पर्पस ये पर्पस। मैंने कहा नहीं यार, लॉ की डेफिनेशन में बोथ आर द सेपरेट कंपनीज। ये अलग कंपनी है, ये अलग कंपनी है। अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के साथ या एसोसिएट कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो इसका मतलब है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में फॉल करेगा, और जब फॉल करेगा, मैं आपसे ये थोड़ी कह रहा हूँ आप ट्रांजैक्शन ना करें, मैं तो आपसे इतना कह रहा हूँ जो कर रहा है उसको डिस्क्लोज कर दें, सही है। मैं आपसे ये थोड़ी कह रहा हूँ पेंसिल ना बेचे, अगर आपने पेंसिल बेची तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करें भाई। तो इसी तरीके से आरपी की ट्रांजैक्शन को भी डिस्क्लोज करें। यहाँ पे मटेरियलिटी नहीं दी हुई थी, तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लिखना था कि भाई आरपी क्वांटिटेटिवली मटेरियल नहीं होती लेकिन क्वालिटेटिवली मटेरियल हो जाती है। मेरे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? अब मेरी बात सुन लो जल्दी से, अब 5 मिनट मेरी बात सुन लोगे प्लीज। इसी तरीके से इन्वेंट्री के जो सवाल थे, 2 अलग सवाल वही स्टेट वाले थे। अब मेरी बात सुन ले बच्चों, टाइम थोड़ा सा कम है और जरूरी बात करनी है, इसको समझना मेरे बच्चों। बस ये मेरी आखिरी बात सुन लो, उसके बाद छुट्टी। सबसे पहला मसला मेरे बच्चों क्या है? सबसे पहला मसला हमारे पास ये है, क्या इससे एग्री करते हो? ये मैंने लिखा है तैयारी करनी कैसे है, क्या इस चीज से एग्री करते हो? सबसे पहला मसला, आपको ऑडिट में ये ही नहीं पता कि इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी कैसे है मेरे बच्चों, सही है। इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी कैसे है? प्रैक्टिस करनी है, क्रैमिंग करनी है, उसकी लॉजिक को समझना है, लिंकिंग को समझना है। ISA 550 पढ़ते हुए IS 24 की थोड़ी बहुत ग्रिप होनी चाहिए। सब्सिक्वेंट इवेंट कब अप्लाई होगा, कब अप्लाई नहीं होगा, क्या ये बात समझ आती है? सबसे बड़ा मसला ये है आपका कि आपको यही नहीं पता तैयारी करनी कैसे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पता चल जाए कि तैयारी करनी कैसे, तो फिर अगला काम यह है कि क्या ये तैयारी थ्रू आउट करनी है या
या ये तैयारी एंड में करनी है? ये भी बता दें भाई मेरे बच्चों, ये भी बता दें क्या तैयारी थ्रू आउट करनी है? सर ये बात समझ आती है कि इस तैयारी को हमने कैसे लेकर चलनी है? तैयारी को हमने थ्रू आउट करनी है, ठीक है। अच्छा, क्या तैयारी एंड में करनी है? नहीं, एंड में नहीं करनी, तैयारी को थ्रू आउट लेकर चलना है। रोज का 2 घंटा भी पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये बात समझ आती है, ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे हर स्टैंडर्ड की ड्राफ्टिंग पता होनी चाहिए, मुझे उसकी लॉजिक पता होनी चाहिए, मुझे उसकी लिंकिंग पता होनी चाहिए, सही है। अगर वो एक स्ट्रेट सवाल पूछ रहा है गवर्नेंस का और वो जाके इंटरनल कंट्रोल से लिंक्ड हो रहा है, मुझे पता होना चाहिए, सही है। अगर वो एक सवाल पूछ रहा है फॉर एग्जांपल हेलीकॉप्टर का और उसके अंदर पीपी की इंपेयरमेंट सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी अप्लाई हो रहा है और एज अ 570 गोइंग कंसर्न भी अप्लाई हो रहा है, मुझे पता होना चाहिए कि दोनों एज अप्लाई हो रहे हैं, दोनों को लिखना किस तरह। अगर वो एक्सपर्ट का सवाल पूछ रहा है तो वो फेस पे एक्सपर्ट का सवाल है, बैक एंड पे इन्वेंट्री के सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। क्या ये बात समझ आती है मेरे बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है मेरे बच्चों, ड्राफ्टिंग में ये खुदा का वास्ता है, खुद ये मुझे अक्सर बच्चा कहता है सर मैंने फला 50 सवाल कर लिए, मैंने फला 40 सवाल कर लिए, मैंने यार एक सिंपल से सवाल को तुम 10 डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन चेंज करके, अटेम्प्ट चेंज करके, पास पेपर चेंज करके तुम ये कह रहे हो कि तुमने 50 सवाल कर लिए, वर्थ है उसकी जब पेपर ही डिफरेंट पैटर्न का आ रहा है, जब पेपर ही डिफरेंट, मतलब सवाल तुमने ये करा है हाउ टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी, व्हाट आर द प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी, व्हाट इफ द ऑडिट टीम आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी। अगर सवाल ही ऐसे करें और पेपर में लॉ का पर्चा जो है ना, लॉ का पर्चा जो भाई मैं डिस्कस करूंगा 1 बजे, वो 6 पेज का सवाल है यार, मतलब 6 पेज का क्वेश्चन पेपर है वो, 3-3.25 पेज एमसीक्यूज के हैं, बाकी 2.5 पेज, बाकी 3 पेज उसने स्ट्रेट सिनेरियो से पूछा है। अब मेरी एक चीज समझने की कोशिश करें, एक चीज, एक स्मार्ट प्लान बना हुआ है, बिकॉज बहुत सा बच्चा ऐसा होता है जो कि रिजल्ट की वजह से परेशान होता है, और तो मैंने एक स्मार्ट प्लान बना दिया है जो कि आपका स्पेसिफिकली कैफ 7 और कैफ 8 का है, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ मई से स्टार्ट हो चुका है बच्चों, सही है। तो अगर आप वो स्मार्ट प्लान फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस, जिसके अंदर आपके पास सारे आपके मॉक्स एंड क्विज, ये सब कुछ मेरे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? व्हाट्सएप पे हो तो मैं इसको शेयर कर दूंगा और पोर्टल पे भी शेयर कर दूंगा। तो एक स्मार्ट प्लान शेयर कर लिया है मैं, करंट बैच आप सारे के सारे स्मार्ट प्लान के हिसाब से चलेंगे। मैं चाह रहा हूं कि अगर हमारा इस वीक का टारगेट ऑडिट रिस्क है तो इस वीक में ये डन एंड डस्टेड हो जाए। इसी वीक में हम इंशाल्लाह क्यूएनए सेशन में रख लेंगे उसका ऑडिट रिस्क का। इसी वीक में ऑडिट रिस्क के आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो जाएंगे, फाइनल के सवाल भी हो जाएंगे। आपने सिर्फ एक काम करना है बच्चों, लेक्चर देखना है, सही है, सिर्फ लेक्चर देखना है और लेक्चर हाई इंटरेक्टिव क्वालिटी के, तो मजा आएगा इंशाल्लाह आपको। आपने सिर्फ वो प्लान फॉलो करना है, आपने अपने जहन से एक चीज निकाल देनी है, आपने अपने जहन से एक चीज मैं आपको एक सिंपल सी बात हूँ, अगर आप ये कहेंगे ना यार मुझे ऑडिट की तैयारी करनी है, आप यकीन करें आप कभी भी ऑडिट की तैयारी नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे ना कि यार बस मुझे इस हफ्ते का एक प्लान है और मैंने 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर देखना और 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, अगर आप अपना माइंडसेट ये कर लेंगे ना कि मैंने अपने पूरे टारगेट को एक हफ्ते में तोड़ देना, वो मैं तोड़ चुका हूं स्मार्ट प्लान में, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे ना मेरे बच्चों, आप ये भूल जाएं कि आपने ऑडिट की टेंशन लेनी है। आपने सिर्फ ये टेंशन लेनी है कि मैंने हफ्ते में इस सब्जेक्ट को जो मैंने स्मार्ट प्लान बनाया उसके अंदर एक हफ्ते के अंदर 15-20 घंटे नहीं है, उसके अंदर एक हफ्ते के अंदर आपसे जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 2 से 3 घंटे। अगर 7 दिन में 2 से 3 घंटे भी नहीं निकाल सकते बच्चों तो फायदा नहीं है। मैं भी एक एक्विजिशन कर रहा था, वो $1 बिलियन की एक्विजिशन थी, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर की एक्विजिशन थी, और वो इतनी कॉम्प्लेक्स एक्विजिशन थी और आप यकीन करें बड़ा स्मूथली मैंने कर लिया, सही है। वो करा कैसे मैंने, बिकॉज मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार मैं अपने जहन से ही निकाल ही दूं कि $1 बिलियन की एक्विजिशन है, सही है, और मुझे 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में इसको फाइनलाइज करके देनी है और ऑडिट कमेटी को प्रेजेंट करना है। मैंने ये चीज़ अपने जहन से निकाल ही दी। मैंने करा क्या प्यारे बच्चों, मैंने सिर्फ एक काम करा, मैंने सिर्फ ये करा कि जो पूरी एक्विजिशन है इसमें पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, चौथा स्टेप, अगर ये 6 स्टेप्स में अचीव कर लूंगा तो ये एक्विजिशन वाला जो काम है ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा, सही है। वो मैंने उसको बाइफिकेट किया उस 6 स्टेप्स के अंदर और हर स्टेप की एक डेडलाइन बना दी। मैंने कहा मुझे पूरी एक्विजिशन के बारे में सोचना ही नहीं है, ये पहला स्टेप है, इस वीक का टारगेट ये है, मेरा फोकस इसके ऊपर होगा। ये दूसरा स्टेप है, ये दूसरे वीक का टारगेट है इसके ऊपर, और आप यकीन करें बड़ा ही स्मूथली वो $1 बिलियन की एक्विजिशन, जो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी बड़ी एक्विजिशन थी, उसको बड़ा आराम से कर लिया, सही है। सेम चीज़ आपने ये ऑडिट वगैरह में भी करना है बच्चों, सेम चीज़ आपने इन चीज़ों में भी करनी है। पूरे अपने कैफ की जर्नी को, सीए की जर्नी को, किसी भी जर्नी को
ये ना सोचे कि यार सितंबर में पेपर है, ये ना सोचे कि ऑडिट का सिलेबस इतना बड़ा है, ये ना समझे कि 300-400 पेज की किताब है, ये ना समझे कि यार आपको वापस से लेक्चर्स और किताबें देखनी पड़े। आप सिर्फ ये समझे कि मेरा एक प्लान है और ये प्लान एक सर ने बना दिया है, मैं इस प्लान को फॉलो करूंगा, सर भी इस प्लान को देखेंगे, मैं भी इस प्लान को देखूंगा, तो केमिस्ट्री मैच कर जाएगी, फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी। इसी वीक में अगर ऑडिट रिस्क है तो सर भी ऑडिट रिस्क पे फोकस करेंगे, मैं भी ऑडिट रिस्क पे फोकस करूंगा, टीएस भी ऑडिट रिस्क पे फोकस करेंगे, क्विज भी ऑडिट रिस्क का होगा, क्यूए सेशन भी ऑडिट रिस्क का होगा। बड़ा स्मूथली करके चलेंगे। मुझे ऑडिट पूरा कंप्लीट करना ही नहीं है, मुझे इस वीक जो स्मार्ट प्लान में ऑडिट रिस्क का टारगेट है सिर्फ इसको अचीव करना है, दैट्स इट। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? सेकंड चीज, अगर आप एक चीज स्मार्ट लेक्चर्स में देखेंगे ना बच्चों, तो मेरी एक चीज को याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग के ऊपर हर चीज की ड्राफ्टिंग टेक्निक बताई गई है, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस सीफैप के भी करवाए गए। लॉजिक और लिंकिंग की मैं बात करूं तो वो चूंकि स्मार्ट क्लास वाला एलिमेंट था ना, तो वो व्हाइट बोर्ड तो था नहीं। जब स्मार्ट क्लास वाला एलिमेंट था तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आइजा 315 पढ़ा रहा हूं और वो आइजा 315 अगर आइजा 200 से लिंक्ड हो रहा है, सही है, तो वो स्मार्ट हैंडआउट में इस तरीके से वीडियो में इसको पेश किया गया है कि जो हमने आइजा 200 की क्लास ली थी वो आपके सामने वापस से आ जाएगी, वो स्मार्ट हैंडआउट वापस से आपके सामने आ जाएगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि आपने किस तरीके से मजीद अच्छा चीज़ों को लिंक करना है। जो लॉजिक की बात है, तो हर चीज़ के ऊपर अगर आप देखें तो एक इंटरप्रिटेशंस होंगी, उन इंटरप्रिटेशंस को और इलस्ट्रेशंस को इग्नोर ना करिएगा, सही है। जो ट्रस्टी वाला सवाल था, तो ट्रस्टी वाला सवाल समझा बाद में, पहले ट्रस्टी वाले कॉन्सेप्ट को हमने समझा है इलस्ट्रेशन के साथ कि अगर एक ऑडिट फर्म है और अगर उस ऑडिट फर्म का कोई बंदा या फिर ऑडिट फर्म की कोई ट्रस्ट है और वो ट्रस्टी में डायरेक्टर बैठा हुआ है, तो इस केस में थ्रेट क्रिएट कैसे हो सकता है, पहले सिनेरियो को समझा है, उसके इलस्ट्रेशन को देखा है, उसके बाद जाके प्रैक्टिस करिए। तो कोशिश करिएगा इसी स्ट्रक्चर में आपने चीज़ों को देखना है बच्चों। क्या तक बात समझ आती है? सेकंड चीज़, जब आपने क्या करना है बच्चों, जैसे ही आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाए, जैसे ही आप एक लेक्चर कंप्लीट करते हैं और सारे पास पेपर्स वगैरह भी देख लेते हैं, ये मेरी आखिरी चीज़ सुनने बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने पहला काम मेरे बच्चों ये करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है, आपने खुद से आइजा को लिखना है। क्या ये बात समझ आती है? प्रिसाइज नहीं, शॉर्ट नहीं, पूरा। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? अगर हमारा इस वीक का एजेंडा गोइंग कंसर्न है और जब मैं गोइंग कंसर्न आपको पूरा पढ़ा देता हूं और आप गोइंग कंसर्न की क्लासेस पूरी ले लेते हैं और जो सवाल तो वहां पे आ रहे हैं वो भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपने करना क्या है, खुद से उस पूरे आइजा को जब आप खुद से लिखने बैठेंगे ना मेरे बच्चों, आपको समझ में आ जाएगी कि यार ये चीज़ तो मुझे याद ही नहीं आ रही, ये चीज़ तो मैं भूल ही गया, ये चीज़ तो मैं मिक्स कर गया। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपके एरर्स आइडेंटिफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, सही है। जब आपने ये प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद अगला काम क्या करें, वापस से पास्ट पेपर्स को ड्राफ्ट करें, और जब पास्ट पेपर्स को ड्राफ्ट करें तो साथ साथ जो मॉक और क्विज है उसको भी अटेम्प्ट करें, जो हम पोर्टल पे अपलोड करते हैं। जब आप ये काम करेंगे तो इसमें आप जब आंसर से कंपेयर करेंगे तो आपको वापस से एरर आइडेंटिफाई होगा मेरे बच्चों। क्या तक पास, जब 2 बार एरर आइडेंटिफाई हो जाएंगे, क्या आपको लगता है पेपर में कोई एरर होगा? और होता क्या है, ये पेपर के 2 महीने बाद अब एरर्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं। ये काम कर सकते हो, सिर्फ क्लास लो, तमीज से क्लास लो, क्लास लेने के बाद स्मार्ट हैंडआउट देखो, किताब देखने के बाद तुम कहो अब किताबें साइड में, मैं खुद से बैठ के, जिस तरह सर डायग्राम बना रहे हैं, मैं क्यों नहीं बना सकता, मैं खुद से बैठ के पूरा गोइंग कर सके स्टूडेंट लिखता हूँ, लिखने बैठे आप लिखें, उसके बाद आप स्मार्ट क्लास के हैंडआउट से या किताब से कंपेयर, जब आप कंपेयर करेंगे आप कहेंगे ओहो यार ये वर्ड मैंने गलत लिख दिया, सही है, मैंने ऑडिट का वर्ड नहीं लिखा, मैंने इंग्लिश का वर्ड लिख दिया, अब यार ये तो मैं 2 प्रोसीजर मिस ही कर गया, यार रिपोर्टिंग एप्लीकेशन में मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था, यहाँ पे टाइम लग रहा था। इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई कर लिया आपने कहा जबरदस्त, या टीएस ले आओ, जो पोर्टल पे मॉक पड़े हुए ना, क्विज पड़े हुए उसको ले आओ, उस क्विज और मॉक का अटेम्प्ट करें, पास्ट पेपर्स को वापस अटेम्प्ट करें। जब वापस अटेम्प्ट करने बैठेंगे तो आप कहेंगे ओह यार यहाँ पे आके वापस से फंस रहा हूँ, मैं इस चीज़ के ऊपर वापस से फंस रहा हूँ, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा पिक क्या करना है। इन वापस से आपकी गलती आइडेंटिफाई होगी, आंसर को कंपेयर करेंगे तो आंसर को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये गलतियां हुई है मुझसे, सही है, ये प्रोसीजर मिस हो रहा है, इस तरीके से लिखना था, मैंने कंक्लूजन पे ज्यादा फोकस कर दिया, मैंने प्रोसीजर पे ज्यादा फोकस कर दिया, मैंने एनालाइजेशन पे ज्यादा फोकस कर दिया, वापस से गलती आइडेंटिफाई होगी। मुझे पता है किस तरीके से पॉसिबल है कि आप फेल होंगे बच्चों, जब आप ऑलरेडी पेपर से पहले 2 बार गलतियों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? चले जी, अपना ख्याल रखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरा लॉ का सेशन है, सही है, अभी फौरन से 5 मिनट के अंदर लॉ का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा बच्चों बेहद। व्हाट्सएप पे क्वेरीज वगैरह जो भी हो आपकी पूछ लीजिएगा, जो भी चीज़ हो, लेकिन हिम्मत ना हारिएगा। गलती आइडेंटिफाई हुई, सेशन कुछ मुनासिब लगा बच्चों, कुछ गलती आइडेंटिफाई हुई, समझ आ रहा है कि क्यों 25, 30, 35 मार्क्स आता है। चलें बच्चों, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।